ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हो सकता है। तो एक बार बच्चे रिकॉल कर लेते हैं क्या किया था लास्ट टाइम। सबसे पहले ये देख लिया था, है ना, डी ब्लॉक की कहाँ लोकेशन होती है आपके पीरियोडिक टेबल में, है ना। उसके बाद बच्चे आपको मैंने कहा था जो आपकी 3D सीरीज है स्पेशली उसके नाम तो आपको याद होने चाहिए, स्कैंडियम से जिंक तक। निमोनिक्स मैंने बता दी थी। ठीक है, कोई और आपको आती है और आप वैसे भी कर सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि मेरी वाली फॉलो करो। ठीक है, 4D 5D 6D सीरीज को तो ना भी याद रहेगी ना तो चलेगा, मुझे भी याद नहीं है और मेरा अभी तक काम ऐसा आया भी नहीं आज तक, और ना ही आपको याद करने की जरूरत है 6D सीरीज। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, लेकिन आपको 3D सीरीज याद होनी चाहिए बच्चे, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, और जो 4D 5D सीरीज के जो नाम मैंने बताया था, आयरन रूट गया, ओसम, है ना, सबसे सस्ता कॉपर, फिर सिल्वर, फिर सबसे कॉस्टली गोल्ड, तो ऐसे याद कर सकते हो। वी नोबिता करके याद कर सकते हो, मांजा, टीना चावला रे, तो मैंने ऐसे करके याद करवाया था आपको। तो आप ये याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा कि किस एलिमेंट के नीचे कौन सा आता है। ठीक है, गुड इवनिंग आशुतोष। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और हाँ, कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान रखनी है आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक की, और आपको पता है क्रोमियम और जो कॉपर था वो एक्सेप्शन था, है ना, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा था, ऐसी थी। ठीक है, और मैंने आपको बोला था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये वाले आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके पेनल्टीमेट शेल होते हैं। अगर आप एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो उनको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, सॉरी एंटी पेनल्टीमेट शेल, सॉरी एंटी पेनल्टीमेट, और इसको आप बोलेंगे पेनल्टीमेट। आई थिंक ये बताना मैं थोड़ा भूल गई थी लास्ट टाइम। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि 3D और 4s के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है कम होता है, तभी तो क्रोमियम और कॉपर के केस में 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो बच्चे ध्यान रखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आप उन्हीं को बोलेंगे जिनके पास 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके डी सबशेल में, चाहे वो अपने ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वो अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, एग्जांपल बच्चे जैसे कॉपर है उसका 4s1 किसका आया, अच्छा, जैसे कॉपर क्या है 4s1 3d10 है, तो आप बोलोगे मैम डी तो कंप्लीटली फिल्ड है तो हम इसको क्यों बोले। ठीक है, तो वाई वी आर सेइंग कि कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको पता है जो कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि आज हम डिस्कस भी करेंगे +1 और +2 होती है, तो +2 वाले के केस में D9 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉपर जो है एज अ कॉपर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऐसी सेम रीजन आप सिल्वर के लिए भी दे सकते हैं और गोल्ड के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था। फिर मैंने आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बताया था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में तो डिक्रीज होता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, फिर एकदम से जिंक के केस में इंक्रीज हो जाता है। उसके मैंने 3 रीजन बताए थे, है ना। पहले वाले में तो जैसे नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दूसरे वाले केस में मैंने बोला था कि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस कर लेता है, इसलिए कांस्टेंट रहता है। और लास्ट वाले केस में जिंक के केस में एकदम से आपकी एटॉमिक रेडियाई इसलिए इंक्रीज हो जाती है, रीजन बीइंग कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर में हमने देखा था भैया जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चे क्या है, जिंक है बेटा, जिंक है, नीचे छुपा हुआ है, वो इस वाले ग्राफ में नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, एनसीईआरटी में भी नहीं है, कोई बात नहीं, ना देने दो, लेकिन जिंक सबसे कम होता है, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चे सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है, और मैग्नीज और टेक्टिनियम में हालांकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरा चार्ज अच्छा, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, मैग्नीज और टेक्टिनियम के केस में हालांकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था, लेकिन देखो ग्राफ में आपको दिख रहा है डिप दिखाई दे रहा है। इसका रीजन एनसीईआरटी में नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो कि क्योंकि मैग्नीज और टेक्टिनियम के केस में आपके डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, विच इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो अपने आप में स्टेबल है, वो चाहता ही नहीं दोस्ती करना किसी के साथ, तो वो अपना 5 इलेक्ट्रॉन में खुश है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और मैंने कहा था
अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, और मैंने कहा था जिंक की सबसे कम होगी, क्योंकि जिंक में क्या है बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो जिंक क्या है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, और टंगस्टन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना था। डेंसिटी का मैंने बताया था, जिंक की सबसे कम डेंसिटी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बताया था आपको, ये वाला मैंने क्रोमियम और जिंक को हाईलाइट किया था कि भैया क्रोमियम में ना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा और जिंक में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे बच्चे D5 मिल रहा था, जो ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, बट इन केस ऑफ जिंक आपको s ऑर्बिटल में से निकालने पड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, विच इज फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी जिंक, कैडमियम, मरकरी आप बोल सकते हो बच्चे फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली हाई होगी। ऐसी मैंने क्रोमियम की बताई थी आपको, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसी कॉपर की बताई थी, ओके। और ये बोला था कि मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। एक ये पॉइंट बताया था कि जब आयरन 2+ से आयरन 3+ में जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का चेंज बहुत कम आएगा, रीजन सब आपको पता है, लिखा भी हुआ है। उसके बाद मैंने एक और बताया था बच्चे की जो 5D सीरीज है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है 3D 4D से। रीजन क्या बताया था, क्योंकि f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जो f ऑर्बिटल होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, मतलब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतने बढ़िया से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर बढ़िया से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, शील्ड नहीं कर पाएंगे, या यू कैन से स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका जो ये न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल के बीच में अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये सब हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। होगी आपकी रिकैप, क्विक रिवीजन होगी क्या सबकी, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो अभी हम आगे चलेंगे बच्चे। अभी क्या करेंगे हम, जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखवाती जा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे वैसे लिखते जाएंगे। और हाँ, आज वाले में भी थोड़ी एक्सेप्शंस आने वाली है, तो उसको साथ साथ हम याद करते चलेंगे, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अभी इसी क्लास में ही लर्न करके जाएंगे। तो बच्चे सबसे अब पहले आता है जो आज वाली प्रॉपर्टी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स, ध्यान से देखो, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या है, have tendency to show variable oxidation state। इनकी बढ़िया क्वालिटी यही है ट्रांजिशन एलिमेंट की कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं ये इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस होता है आपके n-1 यानी कि 3d और 4s ऑर्बिटल में वो कम होता है, तो ये दोनों के ऑर्बिटल यानी कि d वाला भी और s वाला भी क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। 6th प्रॉपर्टी बच्चे ये वाली ना, 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा मैंने यहाँ पे 7 लिख दी है, 9th होनी चाहिए, ठीक है, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जो d ऑर्बिटल वाले और जो s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। रीजन, क्योंकि लेस एनर्जी डिफरेंस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ग्राउंड लेवल कहाँ लिखा हुआ है बेटा मैंने, हाँ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट में कह रहे हो क्या बेटा, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बच्चे आप ना पॉइंट मेंशन करते जाना, पहला पॉइंट ये है, हाँ ठीक है, जैसे पहला पॉइंट ये है कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, लिखो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखते जाना, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, वो +2 है फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के लिए, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट स्कैंडियम, ठीक है, लिखो एक्सेप्ट स्कैंडियम, क्योंकि जो स्कैंडियम है बच्चे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और यही ऐसा एक इकलौता एलिमेंट है पूरी फर्स्ट रो वाले में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालता, ठीक है। +3 वाली इसके लिए ज्यादा कॉमन होती है, बाकी सब में +2 वाली कॉमन होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना ना इजी रहता है, इसलिए सारे जितने भी फर्स्ट रो वाले वो +2 तो दिखाते ही दिखाते हैं। लेकिन भैया स्कैंडियम जो होता है ना, हाँ स्कैंडियम जो होता है वो +3 दिखाता है। अगर आप इसका रीजन जानना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिखा नहीं हुआ इसका रीजन एनसीईआरटी में, पर इसका रीजन हम ये बोल सकते हैं, स्कैंडियम का ये होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जैसे आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो D1 बन जाएगा, और D1 बच्चे क्या है, इसका मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे रखना ही नहीं चाहता वो 1 इलेक्ट्रॉन, वो कहता है भैया 1 इलेक्ट्रॉन जा,
मैं 0 में खुश हूँ और अपना आर्गन लेके बैठ जाऊंगा फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से जो स्कैंडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, +3 दिखाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो मैंने रीजन बोला उसको एनसीईआरटी में लिख लो क्योंकि वो नहीं दे रखा उसमें। ठीक है, सेकंड, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी, एक बार जो बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, उसके बाद लिखो बच्चे, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, oxidation state increases, oxidation state increases, whereas number of unpaired electron decreases, oxidation state decreases। लिखो इस पॉइंट को बच्चे। स्कैंडियम +3 का मतलब आशुतोष आप उसी टाइम बोला करो बेटा, है ना, जब मैं बोलती हूँ। मैम ये फर्स्ट रो क्या लिखा है? हाँ बेटा, फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज, मतलब जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के यानी कि 3D वाले हैं, उनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, लेकिन स्कैंडियम वाला भैया +3 में होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, जो कि काफी इजी रहता है निकालना, इसलिए सारे के सारे +2 वाली तो शो करते हैं, लेकिन स्कैंडियम से बच्चे अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये भैया जो डी वाला सबशेल है वो कहता है भैया मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, वो है ही नहीं स्टेबल, वो 1 इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। तो इस वजह से जो स्कैंडियम की होती है +2 देखने को नहीं मिलती, +3 की मिलती है। और यही एक लौता ऐसा प्राणी है अपना स्कैंडियम जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। दूसरा बच्चे, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आपकी ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेंगे, है ना, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकते हो ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो नहीं निकाल पाओगे बाहर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके डिक्रीज होंगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होगी। रीजन, क्योंकि अब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों कम हो रहे हैं, मतलब पेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको बच्चे, स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम, टिटेनियम, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैफ्री, कोबाल्ट, कॉपर, निकल और जिंक। ठीक है, जैसे आप बच्चे यहाँ जाओगे तो देखो D1, D2, D3, D4, D5, आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, देख पा रहे हो। लेकिन आप जैसे ही बच्चे, हाँ जी बोलो मैम। निकल पहले आएगा, कॉपर बाद में आएगा। अच्छा, मैं बार बार उल्टा लिख देती हूँ, आई एम सो सॉरी बच्चे। कोबाल्ट, ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो देखो बच्चे, आयरन में क्या होता है, D6, D7, D8, D9, D10। ठीक है, तो जैसे ही आप बच्चे आयरन से लेकर जिंक तक जाओगे ना, तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो जब भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लॉस करने की टेंडेंसी है, वो भी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोलूं सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा बच्चे, मैग्नीज शो करेगा। ठीक है, तो स्कैंडियम से लेकर बच्चे जिंक तक, सॉरी, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आपको क्या करना है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन और जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करके जो भी नंबर आएगा मतलब वो उतनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप आयरन से जिंक तक जाओगे, पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। बच्चे पूजा आप ट्राई करा करो, अनम्यूट करके बोलो, ठीक है, कर लोगे क्या बेटा, बोलो ये वाली चीज। अगर पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू मैग्नीज, सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हो अप टू मैग्नीज। ठीक है, लेकिन आगे मत करना, S और D इलेक्ट्रॉन को आगे मत ऐड करना, क्योंकि आगे पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे ये आप लिख सकते हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमारा ओस्मियम, जिसकी +8 तक चली जाती है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है आपकी ओस्मियम की होती है। किसकी होती है, ओस्मियम की होती है। एक और पॉइंट लिखो बच्चे, देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो बच्चे, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ देख पा रहे हो सारे, इसको देखो,
यहाँ स्कैंडियम की देखो +3 दिखाई दे रही है आपको, है ना, और टिटेनियम की देखो +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, देख पा रहे हो क्या सारे, और वेनेडियम की देखो +5 तक है, यानी कि वो 4s के भी इलेक्ट्रॉन और आपके जो 3d इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो मैग्नीज की सबसे ज्यादा है, +2 +3 +4, भैया +7 तक दिखा दी। फिर जैसे जैसे बच्चे पेयरिंग होनी स्टार्ट हो रही है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती जा रही है, देख पा रहे हो इधर सारे, बोलो। यस मैम। वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्या पता चला, मैग्नीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्कैंडियम एक लौता ऐसा है जिसकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, जिंक की सिर्फ +2 है, जिंक की सिर्फ +2 है, क्योंकि भैया जिंक +2 का मतलब क्या है, 3d10, 3d10 सारे के सारे पेयर्ड है। अगर सारे के सारे पेयर्ड है तो बच्चे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। ओनली unpaired electron participate in bond formation, participate in bond formation, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे, टिटेनियम की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है, टिटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है टिटेनियम 2+ से और टिटेनियम 3+ से। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे टिटेनियम 4 में क्या होता है, D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपसे कोई पूछे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, पहले फुल्ली फिल्ड का यानी कि D10 वाले, फिर D5 वाले, उसके बाद D0 वाले। तो ये आप ध्यान रखना कि टिटेनियम 4 वाले बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चे जो सिंगल है, जो पेयर्ड नहीं है, जैसे देखो इसमें ये अनपेयर्ड है, ये सारे देखो पेयर्ड है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो बच्चे कि टिटेनियम 4 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, लिख सकते हो, इज मोर स्टेबल देन टिटेनियम 3 एंड टिटेनियम 2। रीजन क्या लिखोगे, इसके नीचे लिख दो एरो बना के, बिकॉज इट हैज D0 कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही लिखना, पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, जब आप पी ब्लॉक में पढ़ते थे, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते थे, +2 +4 +6, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा था। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन निकले जा रहा है, देख पा रहे हो सारे, +2 एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर +3 +4 +5। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में बच्चे क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो वरी करती है वो बाय यूनिटी डिफर करती है, बट इन केस ऑफ, लिखो ये अपने आप लिखो ये पॉइंट, जबकि पी ब्लॉक में बच्चे जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफर बाय 2 यूनिट करती है, ठीक है, सिंपल लिख लो, द इन ट्रांजिशन एलिमेंट successive oxidation state is differ by 1 unit, while in p block it is differ by 2 unit। लिख लोगे, लिख लोगे बच्चे, ख्याति बच्चे अपना तो यही चल रहा है, डी वाला चल रहा है, लिख लिया क्या सबने? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या, सो तो नहीं गए? यस मैम आ रही है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ ना, स्लैश बना के, ऐसे ही तुम पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है बच्चे, खुद लिख लो, while in p block, एक सेकंड, while in p block elements oxidation state is differ by 2 unit, लिख देती हूँ, while in p block elements ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफर बाय, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि जितना लिखूंगे ना बच्चे उतना ना थोड़ा लेट हो जाएगा, इस वजह से मैं, जो आप लिख सकते हो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपने आप लिख लेना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिखवा देती हूँ, ठीक है, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए। अब एक पॉइंट और लिखो बच्चे, इट इज फाउंड दैट, ये मिला ऐसा, पहले बोल रही हूँ, झगड़ा मत करना मैम, ऐसा क्यों, लास्ट स्लाइड में एक डाउट है। हाँ बोलो, टीएस इज ट्रांजिशन सीरीज, हाँ बोलो मनोज, बोलो बेटा। मैम हाँ, Ti4 जो है ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये बता दो। क्योंकि बच्चे देखो टिटेनियम 3+ क्या है, D1 है, और ये क्या है, D2 है, यही है, और टिटेनियम 4 क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि टिटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d2 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है, D0। और ध्यान रखना बच्चे, अगर कोई स्टेबिलिटी का पूछे तो D10 वाली सबसे बढ़िया स्टेबल, फिर D5 वाली, फिर D0 वाली,
ठीक है, बजाय कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी चलता बनता है देके, तो और किस में आ जाता है बच्चे, D0 में आ जाता है, जो कि स्टेबल होती है। ये आप ओके जनरली सुनते नहीं हो लेकिन होती है ये, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है ये, तो आप ध्यान रखेंगे टिटेनियम 4 वाला स्टेबल होता है। उसके बाद आगे लिखो इट इज फाउंड एट, फाउंड एट मतलब ऐसा पाया गया, क्या पाया गया, लिखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर हैवियर एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड में नहीं आया हुआ लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है। हायर एलिमेंट मतलब जो आपके हैवियर एलिमेंट है, बेसिकली जो 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट है, वहां देखा गया कि ऑक्सीडेशन, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि हम पी ब्लॉक में क्या देखते हैं कि जब हम नीचे जाते जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती थी, और उसका हमारे पास रीजन भी था। लेकिन इनमें क्या है, बिल्कुल उल्टा है, पुट्ठा सिस्टम है। इसमें इन्होंने क्या बोला, ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे, वो हैवियर एलिमेंट के लिए क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे, तो बच्चे जो क्रोमियम है ना वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड गलत लिख दिया, क्रोमियम तो 3D का है। जो आपका मोलिबेल्डियम है और जो टंगस्टन है बच्चे, वो 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है देन क्रोमियम 6। क्योंकि आपको पता है ना क्रोमियम 3D का है, मोलिबेल्डियम 5D का है, 4D का है और टंगस्टन 6 का है। तो जो मोलिबेल्डियम और टंगस्टन में 6th वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम के कंपैरिजन में। इसी वजह से बच्चे जो आपका Cr2O7 2 नेगेटिव है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी वजह से इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चे, बोलो बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके और खुद को रिड्यूस। क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम का बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, समझ रहे हो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस, यानी कि क्रोमियम अपने आप को +6 से दूसरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज कर सकता है। लेकिन मोलिबेल्डियम और टंगस्टन नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि भैया ये अपनी 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट क्या बोल रहे हो बेटा, रिएक्टेंट क्या बोल रहे हो। उसके बाद इतना समझ में आ गया, आगे लिखे पॉइंट बोलो। मैम बैक स्लाइड करना। यस मैम। ये लो बच्चे, एक काम करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको कर दूं, क्योंकि बहुत सारा है ना और आज हमें लगेगा टाइम, तो प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। आपने पिछली क्लास के भी नोट्स नहीं भेजे थे। बेटा मैंने भेज दिए, चेक करो। अपलोड कर तो दिए मैम, सॉरी मैम, अपलोड है, फोल्डर में अपलोड है बेटा, मैं ओके ग्रुप मैम, में नहीं मैं चेक भेजती कर हूँ, दूंगी। ठीक है, मैं ग्रुप में नहीं भेजती हूँ, फोल्डर में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। Cr2O4 कहाँ से आ गया बच्चे, Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अभी जिसको डाउट आ रहा है ना वो अपने पास लिख के रखो, मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं क्या क्या पॉइंट बताने वाली, ठीक है। उसके बाद लिखो एक पॉइंट, इफ द एलिमेंट, लिखो इफ द एलिमेंट exist in one or more oxidation state, stability can be found out from their reduction potential। मतलब अगर मान लो कोई आपका एलिमेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लो, एक बार आया हुआ पेपर में, तो आप वो बताएंगे रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। जैसे आपको पता है कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है और कॉपर +2 में भी करता है। तो अगर मैं कॉपर प्लस से कॉपर में रिड्यूस करूं तो बच्चे जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.52, राइट। और अगर मैं कॉपर 2+ का रिडक्शन करवाऊं और कॉपर में चेंज करूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चे 0.34 वोल्ट,
ठीक है। तो यानी कि आपको इससे क्या दिख रहा है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर प्लस वाला ज्यादा स्टेबल है, कॉपर 2+ वाला, ध्यान से देखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है मतलब वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी कि जो कॉपर प्लस है वो फटाक से कॉपर में जाना चाहेगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कॉपर +1 वाला कम स्टेबल है? बोलो। यस मैम। है ना, और ये इजिली रिड्यूस हो जाएगा, इजिली रिड्यूस टू Cu। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखेंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि अगर आपको ये बताना हो कि जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है तो आप वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चे कौन सा पॉइंट है, ओके, उसके बाद लिखो बच्चे, ये वैसे मतलब जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो उतना ही था जितना मैंने बताया यहाँ तक। बाकी जो है अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब यहाँ से वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो बच्चे, द कंपाउंड्स ऑफ, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन exhibit the highest oxidation state। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है कि भैया वो वाले कंपाउंड जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, वो मेटल जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है बच्चे, देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना बताओ। तो अगर मान लो मैं कोई मेटल का कंपाउंड बना देती हूँ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, जो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे एग्जांपल है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, यानी कि भैया इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। इसीलिए जो मेटल वो हैं जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन बस आपको ये लिख के आना है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे को पेज चाहिए होगा, 1 मिनट रुक जाओ। एग्जाम्पल बच्चे देखो, एग्जाम्पल है VO2 प्लस TiO2 प्लस MnO4 माइनस CrO4 माइनस। ठीक है, देखो ये कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और देखो सब में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी कितनी है, +5, देख पा रहे हो इसमें, इसकी कैसे निकालोगे, इसकी +4 है, इसकी +7 है, इसकी +6 है। देख पा रहे हो ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड बना रहे, रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो बच्चे, एक और पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर। ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट even more than the fluorine due to, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है, due to the ability of oxygen to form multiple bond। ये तो हमने देख लिया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी तो रखेंगे ये दोनों क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन भैया फ्लोरीन से भी ज्यादा स्टेबलाइज करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। जैसे एग्जांपल बच्चे, एक तो MnF4 है, एक है Mn2O7। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चे तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, देख पा रहे हो इधर, और जबकि अगर मैं MnF4 का बनाऊं तो सिंपल इसका ये स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो आप, इसमें ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +4 है, और अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो +7 हो जाएगी, है ना।
ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या टेंडेंसी होती है, माना कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या टेंडेंसी होती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना पाता है, जबकि ऑक्सीजन में टेंडेंसी होती है बच्चे 2 बॉन्ड बनाने की। तो यही रीजन है कि लिखो इसको, ऑक्सीजन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इवन मोर देन द फ्लोरीन ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और अगर कोई आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछ ले तो क्या बोलोगे? कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो, 1 2 3 4, यानी कि sp3, यानी कि Mn की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3, यानी कि ये कैसी यूनिट है, कैसी ज्योमेट्री है इसकी बेटा? टेट्राहेड्रल। कैसी है? टेट्राहेड्रल। हो गया? या फिर से करूं बैक साइड? लिख लिया क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, उसके Yes, बाद ma'am. लिखो बच्चे, इसके बाद लिखो मैनी कॉपर 1 कंपाउंड्स, यानी कि कॉपर +1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। ये ध्यान रखना है आपको, इस पे लिख लो लर्न इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन and undergo disproportionation reaction। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है भैया? जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं। जैसे देखो Cu+ है, ये भैया अपना ऑक्सीडेशन भी कराता है और रिडक्शन भी कराता है। हाँ जी, हाँ, रिडॉक्स बोल सकते हो, जो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कॉपर+ है वो भैया ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और वो कॉपर में रिड्यूस भी हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, ओके। बुक्स में क्या लिखा हुआ है इसका रीजन? क्योंकि कॉपर 2+ की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। पता है ना, ये मैंने बताया था, जिसपे अगर चार्ज ज्यादा हो तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। आपके एनसीईआरटी के बुक में इतना लिखा हुआ है और आपको इतना ही ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि भैया कॉपर +1 अनस्टेबल होने की वजह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चे कि कॉपर 2+ के हाइलाइट्स लिखो, कॉपर 2+ हाइलाइट्स आर नोन बट एक्सेप्ट आयोडाइड वाई, मतलब वैसे तो कॉपर 2 के हाइलाइट्स मिलते हैं लेकिन कॉपर आयोडाइड नहीं मिलता, ऐसा क्यों? एक्सेप्ट आयोडाइड क्यों ऐसा होता है बच्चे? क्योंकि जो कॉपर 2+ है ना, जब वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली क्या बना लेता है? Cu2I2 बना लेता है और I2 लिबरेट कर देता है। ठीक है, इस वजह से जो है क्या होता है, आपको कॉपर 2+ के हैलाइड्स देखने को मिलते हैं लेकिन आयोडाइड के देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2+ क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है Cu2I2 और I2। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है कि कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन बट एक्सेप्ट आयोडाइड वाई, क्योंकि ये जो आयोडाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे? I2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया था, कॉपर 1+1 होता है तो हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रस बोलते हैं, और जो कॉपर 2+ होता है हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूप्रिक बोलते हैं। ये बता दिया था मैंने। यस मैम। ठीक है, इसको ध्यान रखना। मैम नो मैम? हाँ मैम, कोऑर्डिनेशन में बता दिया था आपने। ठीक है, मुझे लगा नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, क्या क्या बताए हमने, देख लो जो जो रिवाइज किया, एक बार मैं भी देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया ना। जो भी पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो सारे एक बार रिवाइज करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भैया, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा किसकी होती है? टिटेनियम 4 वाली सबसे ज्यादा होती है ना। मोलिबेल्डियम और टंगस्टन ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है
है ना। और ये वाला ध्यान रखना, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कैसे डिसाइड करोगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स है वो ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वाला ज्यादा करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की। और ये कॉपर प्लस जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और ये कॉपर 2+ वाले हैलाइड्स वाले नॉन होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आयोडाइड, क्योंकि भैया आयोडीन जो है I2 में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये भी बता दिया। नेक्स्ट बच्चे आता है आपके पास, देखो हम ना एक काम करते हैं, एक बार ना हम कलर वाला देख लेते हैं, एक सेकंड रुको। देखो इधर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में वो सिखाया था, क्या नाम है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखाया था, याद है सबको। Yes, और मैंने आपको एक ये लाइन बोली थी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद हम वो रिडक्शन पोटेंशियल वाला देखेंगे, ठीक है, वो ज्यादा टाइम खाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि भैया जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और मैंने ना यहाँ पे टेबल भी बना रखी है, देखो यहाँ पे लीगेंड जैसा तो कोई सीन नहीं है कि लीगेंड आएगा आप CFT और VBT वाला देखोगे। सिंपल आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है स्कैंडियम की, इनकी देखो मैंने लिख भी रखी है, और उसके साथ उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लिख रखे हैं, और उसके साथ उसके मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिखा हुआ है। और आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, μ = √n × n+2, ठीक है। अगर आप ये वाला याद रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता ही है, मैंने कहा था अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 के आसपास आएगा, और अगर 3 है तो 3.8, है ना, 4 है तो 4.8, इस तरह से आप कर लेंगे। सिंपल है, ये मैंने बताया था। तो ऐसे वाले ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, CFT में भी आते, सॉरी कोऑर्डिनेशन में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आपके इसमें डी ब्लॉक वाले के केस में भी आते हैं। तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे, कम से कम 10 एक क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये कर लोगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा दिया था कोऑर्डिनेशन में। बताओ, बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसलिए मैंने ये टेबल भी बना दी, ये मैं नोट्स में जब अपलोड करूंगी ना वहां पे आपको ये टेबल दिखेगी, ताकि थोड़ा दिमाग में याद रह जाए कि क्या बताया था। उसके बाद है बच्चे कलर, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स है ना, हाँ सिखा दूंगी ख्याति, थोड़ा सा टाइम निकाल के सिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, बट सिखा दूंगी। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना जो आपके होते हैं वो कलर शो करते हैं, ठीक है, जितने भी मोस्टली आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। आपको मैंने कलर का रीजन बताया था, अगर आपको याद हो, CFT में आओ, मैंने कहा था क्या होता है, जो आपके d ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट होते हैं T2G और Eg में, याद है, T2G और Eg में, यस मैम। है ना। और मैंने कहा था अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो विजिबल रीजन में क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, जिसकी वजह से आपको कलर शो करेगा, ठीक है। तो बच्चे कलर जो है, कलर के लिए क्या चीज जरूरी है बच्चे, कि उसके पास जो एलिमेंट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट हैज एटलीस्ट, लिखो एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब भैया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना, तभी तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या फुल्ली स्टेबल है, आई मीन या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, जैसे D10 है आपका, तो वो क्या करेंगे, वो तो कलर ही शो नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो बच्चे अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वही एक्साइट होंगे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो एक्साइट नहीं होंगे और वो कलर शो नहीं करेंगे, और वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं बच्चे, तो स्कैंडियम 3+ तुम्हारा कलरलेस है, टिटेनियम 4+ तुम्हारा कलरलेस है, ठीक है, तुम्हारा कॉपर प्लस सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, कलरलेस हैं। कैसे हैं बच्चे, ये सारे कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि इनके भैया d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एक्साइट नहीं करेगा, और अगर एक्साइट नहीं करेगा तो भैया ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा, और अगर ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आएगा तो एनर्जी भी एमिट
नहीं करेगा विजिबल रीजन में। तो कलर किसके लिए जरूरी है भैया? कलर के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कि आपको इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे कलर दिख रहे हैं, देख पा रहे हो, टिटेनियम 3+ का वोयलेट है, ये आपको नहीं करना। इसमें से ना सिर्फ आप जो मैं बता रही हूँ ना वो लर्न कर लेना। कई बार ना पूछ लेते हैं कि टिटेनियम का ना वोयलेट कलर होता है, बस आप जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो लर्न कर लेना। मैग्नीज 2+ का ध्यान रख लेना, बिल्कुल पेल पिंक कलर होता है, पेल पिंक, ठीक है। एक आप ध्यान रख लेना कोबाल्ट 2+ का क्या होता है, वैसे तो ये रेड दिखा रखा है, एक्चुअल में वो पिंक होता है, ठीक है। और एक ध्यान रख लेना कॉपर 2+ का ब्लू होता है, बाकी और याद नहीं रखोगे तो चलेगा। कर लोगे इतना तो मेरे कहने पे? बताओ। यस मैम। बोलो, ठीक है। लेकिन अब आएगा ट्विस्ट। यस अब आएगा मैम। ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है, लिखो एक बार। एक तो आपका है BO2+, येलो कलर का होता है, लिखो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है CrO4 2-, डीप येलो कलर का होता है। एक आपका होता है बच्चे MnO4-, ये आपका पर्पल कलर का होता है। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दूं क्या, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ये वाला? देखो अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार ना यहाँ पे ना वो इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, इनका कलर आया हुआ है। एक बार वेनेडियम का निकाल के देखो बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X-4 1, यानी कि X से +5। यहाँ पे क्या है बच्चे, क्रोमियम +6 में है और मैग्नीज +7 में। अच्छा, एक बार चेक करो, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 में क्या डी, उसके डी सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? एक बार चेक करो, जल्दी चेक करो, है क्या? नो मैम। नहीं है, लेकिन फिर भी ये कलर शो कर रहे हैं, फिर भी ये कलर शो कर रहे हैं। और मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और जो कलर आता है भैया डी ट्रांजिशन की वजह से आता है, क्योंकि वो डी लेवल से डी लेवल में जाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से आता है इन सबका कलर। तो ध्यान रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर किसकी वजह से आएगा, डी ट्रांजिशन की वजह से आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर किसकी वजह से आता है बच्चे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आप आई थिंक फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, LMCT की वजह से कलर आता है। बेसिकली क्या होता है, जो आपके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या है, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में कराया था, लिगेंड है बोला था मैंने। और मेटल के पास क्या बच्चे, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मेटल के पास, इसीलिए इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसमें कलर सिर्फ इस वजह से शो होता है, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर से होता है। जो ऑक्सीजन क्योंकि लिगेंड है, वो मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर एक्साइटेशन होती है और विजिबल रीजन में कलर शो होता है। ठीक है, विजिबल रीजन में रेडिएशन एमिट करता है, तो इसका रीजन है लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, या शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलता है बच्चे LMCT। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, एक तो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, वो कब आता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो किस वजह से आता है बेटा, LMCT की वजह से आता है। लीगेंड बताया तो था बच्चे, लीगेंड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं भैया देने के लिए। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं देने के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये फटाफट देख लो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल छोटी छोटी हैं, ध्यान से देख लो फटाफट से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स लिखा हुआ है, फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड इन विच स्मॉल एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस इन देयर लैटिस। ठीक है, अगर ये आपका कोई ट्रांजिशन मेटल का लैटिस है तो ये क्या करते हैं, छोटी छोटी जगह पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन जैसे जो छोटे छोटे एटम है वो जाके छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। आपको इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। एक तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, मतलब और एक्स्ट्रा एटम आने की वजह से जो आपके ट्रांजिशन मेटल है वो हार्ड हो जाते हैं,
हार्ड होने की वजह से रिजिड हो जाते हैं। अब हार्ड है तो भैया मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब बेसिकली किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को भी एज इट इज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में छोटे छोटे एटम घुसने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, कि करंट जैसे पहले फ्लो कर रहा था बाद में नहीं करेगा, जैसे वो पहले कंडक्टिविटी थी वैसे ही उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना, वहां पे ऐसे ऐसे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है जितना मैंने बताया, इससे फालतू नहीं पढ़ना है। और ये ध्यान रखना कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, मतलब अगर टिटेनियम मान लो पूरा है तो हाइड्रोजन जो है उससे थोड़ा कम होगा, बेसिकली सेम रेशो में ये नहीं है। जैसे इसका आप एग्जांपल याद करोगे तो भी सही है, चलेगा, अदरवाइज तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं। अगर टिटेनियम 1 है तो H 1.7 है, वेनेडियम अगर 1 है तो H उसका आता है। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, अगर पूरे एक लैटिस में वेनेडियम ने एक जगह घेरी हुई है तो हाइड्रोजन उसकी आधी जगह घेरा हुआ है, इस वजह से इनको बोला है नॉन स्टोक्योमेट्रिक मटेरियल। ज्यादा आपको इस पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने ये 5 पॉइंट बताए हैं इसको टिप्स पे रट लो, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड से आया तो, ठीक है। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी बच्चे, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो काफी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका वेनेडियम, अगर आपने पी ब्लॉक में देखो तो आपने H2SO4 की मैन्युफैक्चरेशन देखी थी, कॉन्टेक्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, याद है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, उसमें कौन यूज हो रहा था बच्चे, वेनेडियम यूज हो रहा था, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में निकल यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, आयरन यूज होता है हेबर प्रोसेस में जो आप करते हो ना अमोनिया के लिए, तो इसको ये ध्यान रखना 3 वाले, ठीक है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, क्योंकि बच्चे सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स की यही है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब क्या है बच्चे, वो अलग अलग एलिमेंट से बच्चे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम ट्रांजिशन मेटल को जो कि बिहेव करते कैटलिस्ट को अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में ले ले तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा आपका कैटेलिटिक सरफेस पे, तो ज्यादा उस पे जो है एलिमेंट्स आके चिपक सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही उस पे एब्जॉर्ब होगा एनर्जी रिलीज होगी, और जैसे ही बच्चे एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, जो भैया आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन है वो उस एनर्जी को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन मेटल जो है कैटलिस्ट की तरह इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि वो अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं में क्या बोल रही हूँ मैं, अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से भैया वो अलग अलग एलिमेंट से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो भैया में से जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी रिलीज, एक्टिवेशन एनर्जी में, जो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करके किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। क्योंकि तुम्हें पता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, और वो भैया कौन प्रोवाइड करेंगे, हमारे जो कैटलिस्ट हैं, जो कैटेलिटिक सरफेस है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये ना आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये वाली रिएक्शन है आयोडाइड और पर सल्फेट के बीच में ये रिएक्शन है बच्चे, ठीक है। ये क्या करता है, आई नेगेटिव से I2 में चेंज हो जाता है और पर सल्फेट से किस में चेंज हो जाता है, सल्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट का यहाँ पे क्या रोल होता है, जो आयरन 3+ है वो कैसे कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करता है, देखो जो आयरन 3+ है वो क्या करता है बच्चे, आयोडाइड को किस में चेंज करता है, आयोडीन में चेंज करता है, और जो Fe2+ निकला वो क्या करता है, इसके साथ कंबाइन होके आयरन 2+ आयरन 3+ में चेंज हो जाता है और वो सल्फेट में चेंज हो जाता है। मतलब जो बेसिकली जो रिएक्शन है ये इसको कैटेलाइज किसने किया बच्चे, आयरन 3+ ने किया, ठीक है। आयोडीन के साथ कंबाइन होके I2 बना दिया, पर सल्फेट के साथ कंबाइन होके सल्फेट बना लिया। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखोगे ये सारा, इतना ज्यादा तो मुश्किल नहीं है इसको लर्न करना। बताओ, बोलो, सो गए क्या सारे? नो मैम जी। ओके, जागे हुए ना सारे?
हाँ जी, ये Yes, तभी मैंने ma'am. जितना मैंने लिखा है ना, इससे ज्यादा Yes, आपको ma'am. जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद है बच्चे एलोए। एलोए आपको पता है भैया किससे मिलके बना होता है? मेटल, मेटलोइड और नॉन मेटल के मिक्सचर से बना होता है। आपको ध्यान रखना है एलोए तभी बनेगा जब जो आप मेटल को मिक्स कर रहे हो उनकी रेडियाई जो है 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ऑलमोस्ट सिमिलर सी होनी चाहिए, तभी एक मेटल भैया दूसरे मेटल में मिक्स होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा आपका ये पूछा गया कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो ब्रास जो कि एक एलोय है वो किससे मिलकर बना होता है? तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, कॉपर प्लस जिंक से बना होता है। ब्रोंज पूछा हुआ है कई बार, तो ध्यान रखना कॉपर प्लस टिन से मिला हुआ है। एक बार ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो गन मेटल होती है उसमें कौन कौन से आपके मेटल यूज होते हैं, ट्रांजिशन मेटल, तो ध्यान रखना कॉपर, जिंक प्लस टिन जो होता है उसमें यूज होता है, जिसको बेल मेटल भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी है कि वेनेडियम स्टील है, ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील में पूछ लेते हैं कि कौन कौन यूज होता है, तो आप बोल सकते हो वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। एलोए में नहीं आता क्वेश्चन, आया हुआ है तो इससे आया हुआ है कि ब्रास किससे मिलके बना होता है, ब्रोंज किससे मिलके बना होता है, गन मेटल किससे मिलके बना होता है। और एक ये ध्यान रखना कि भैया जो मेटल को आप मिक्स कर रहे हो ना, जो मेटल को आप मिक्स करके एलोए बना रहे हो बेसिकली, उनकी जो रेडियाई है उसमें 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो बच्चे साइज ऊपर नीचे हो जाएगा, अगर साइज ऊपर नीचे हो गया तो कंपोजिशन वो नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा रटने वाला ज्यादा हो गया, बट रट लोगे ना रट लोगे ना भाई सारे? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. चलो, अभी हमारा बच्चे रहता है एक टॉपिक रहता है, इम्पोर्टेंट है वो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, ठीक है। वो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। इसमें तो तुम्हारी मैम भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन हाँ अभी एक टॉपिक रहता है उसको करना पड़ेगा हमें। देखो, अब मैंने ना तुम्हें एक चीज बताई थी बच्चे, कहाँ पे बताई थी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ध्यान से एक बार रिकॉल करो उसको। मैंने आपको ये कहा था बच्चे, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो स्पीसीज क्या होगी बच्चे, खुद को क्या करेगी? वो रिड्यूस करेगी, बताया था। और वो क्या होगी? Yes, ma'am. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और मैंने कहा था जिसकी लोअर वैल्यू होगी, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने कहा था वो क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। और मैंने कहा था ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे आओ, देखो हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ बच्चे? M2 प्लस से M। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार ना इसको मत देखना ग्राफ को, जो मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ इसको देखना। देखो इसका मतलब क्या है, जब M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब वो मेटल में कन्वर्ट होगा। इसके बारे में हमें देखना है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बहुत इजी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। देखो M2 प्लस से M में चेंज होने का मतलब क्या है कि भैया जो मेटल है जिसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मेटल में चेंज हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है ये जो M2 प्लस है, वो क्या कर रहा है? खुद को रिड्यूस कर रहा है। अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अब हमें बच्चे वो वाले मेटल डिस्कस करने हैं जो कि इच्छा रखते हैं अपने आप को मेटल में कन्वर्ट करने में, मतलब जो अपने आप को रिड्यूस करने में इच्छा रखते हैं कि भैया अगर मैं मेटल फॉर्म में स्टेबल हूं तो मैं फटाक से क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में बच्चे जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने कहा अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो इट मींस वो स्पीसीज क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, और वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? मेटल में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को? बोलो।
यस अगर मैम। कोई चीज Yes, ma'am. अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इट मींस उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, मतलब वो भैया जो मेटल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको कोई इच्छा नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो कहेगा भैया मैं अपने 2+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत हैप्पी हूं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और ये मेटल के नाम दिख रखे हैं। दिख रहा है क्या सबको? नहीं दिख रहा तो जूम कर लो। दिख रहा है मैम। दिख रहा है? अच्छा, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 0 से सारे नीचे वाले हैं, नेगेटिव वाले हैं, और ये एक ऊपर लाई कर रहा है 0.5। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चे, जो ये कॉपर है, एक लौता ऐसा प्राणी है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, देख पा रहे हो, और इसका होता है बेसिकली 0.34। ठीक है, लेकिन जो बाकी सबका है बच्चे, टिटेनियम से लेकर देखो निकल तक का, देखो सबका कैसा है? नेगेटिव है। देख पा रहे हो, सबका नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे क्या समझे बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर Cu इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि भैया Cu2+ तो मजे से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा। यही मतलब है इसका? पहले बताओ, यही मतलब है? बोलो। हाँ जी मैम। ग्राफ से ये दिख पा रहा है? Yes, ma'am. अगर इसका यही मतलब है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर कॉपर की आप रिएक्शन कराते हो किसी एसिड के साथ तो वो H2 लिबरेट नहीं करेगा? ये हमने कहाँ देखा था? कोऑर्डिनेशन, सॉरी, इलेक्ट्रो में भी देखा था। क्योंकि कोई एसिड इलेक्ट्रॉन लेके, देखो अगर कोई एसिड है तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो H2 गैस लिबरेट करेगा, लेकिन यहाँ पे तो भैया कॉपर 2+ ने खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो दूसरे को क्या देगा? ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से जो आपका कॉपर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट नहीं करेगा, तभी यहाँ पे ये वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, सिर्फ 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे H2SO4 और HNO3, जिसमें कॉपर इनके साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगर H2SO4 और HNO3 है तभी कॉपर उसी केस में H2 लिबरेट करेगा, अदरवाइज लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि मैम ये इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूंगी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये इंपॉर्टेंट है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो भैया ये एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। ये चीज हो गई क्लियर? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यस मैम। चलो Yes, ma'am. चलो, एक पॉइंट ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट बच्चे ये है, देखो मैं लिखती हूँ, आपको लिखते ही समझ में आ जाएगा। जो Mn2+ से Mn में चेंज होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है ना, वो नेगेटिव है। आपको ये नहीं देखना कि कितना है, आपको बस ये ध्यान रखना नेगेटिव आया। देखो, और ऐसे ही बच्चे जब जिंक 2+ जिंक में चेंज होगा ना तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या समझे बेटा, कि भैया ये जो Mn2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mn में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। ऐसी जिंक 2+ भैया 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन D5 होती है और Mn की भैया क्या होती है? 4s2 3d5 होती है। तो भैया ये क्यों जाएगा? ये तो पहले ही हाफ फिल्ड है, ये तो पहले ही हाफ फिल्ड है, तो ये क्यों जाना चाहेगा? इस वजह से इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चे वो क्या है? नेगेटिव है। ऐसी जो जिंक 2+ है इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? D10 है, ये क्यों जाना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा भैया? ये समझ रहे हो इस चीज की बात? मेरी बात समझ रहे हो? ये क्यों लेना चाहेगा? इसके पास तो पहले फुल्ली स्टेबल है भैया, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्यों लेगा ये? d ऑर्बिटल में जगह ही नहीं है उसके पास, तो इसीलिए इसका भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। फिर बोल रही हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इट मींस वो जाने की इच्छा नहीं रखता मेटल की फॉर्म में। समझ गए? हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हम बात कर रहे हैं M2+ से M में चेंज होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हम देख रहे हैं। ठीक है, बोलो। ठीक है, इसमें तो कंसेप्ट है, इसमें तो कोई रटने वाली बात है और ये रटना भी नहीं है, ये समझने का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे Mn, जब मेटल भैया 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट से 2+ में जाना चाहेगा तो क्या होगा? इसमें भी सिंपल होगा। अगर तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो भैया वो मजे से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा? मेटल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब इसके बच्चे हम वो देखते हैं,
एक मिनट रुको, पेज लेना पड़ेगा मुझे। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है बच्चे, ई नॉट ऑफ स्कैंडियम 3+ से जब वो स्कैंडियम 2+ में जा रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है इसकी वैल्यू नेगेटिव? क्यों आ रही है बच्चे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ, अरे बोलो। किसी को भी नहीं आता? नेगेटिव क्यों आ रही है? इसका मतलब स्कैंडियम मैम 3+। क्योंकि हाँ हाँ बोलो 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 बेटा। मैम को क्योंकि हाफ फील्ड है। कौन हाफ फील्ड है बेटा? SRP यस मैम। नहीं, हाफ SC फील्ड कौन है पहले ये बताओ। देखो इसका मतलब नेगेटिव का मैम मतलब जी, क्या है? मैम जी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है। कौन? मैम स्ट्रोंडियम। नहीं तो ये बच्चे, पहली बात तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की मैंने वैल्यू नहीं लिखी, आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है भैया कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्कैंडियम 2+ में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? क्योंकि स्कैंडियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैम ये मोर स्टेबल है। वेरी, हाँ, क्योंकि स्कैंडियम क्या होता है बच्चे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d2 होती है। 3+ का मतलब क्या है बच्चे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गए, है ना? और जबकि स्कैंडियम 2+ में क्या होती है बच्चे? D1 होती है। ठीक है, तो भैया ये स्कैंडियम 3+ में ही स्टेबल है, तो वो क्यों जाएगा स्कैंडियम 2+ में? ठीक है, इस वजह से इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा है? नेगेटिव है। समझे इस चीज को? अब यहाँ पे आओ, Mn3+ से जब वो 2+ में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। यानी कि वो इसमें चेंज होना चाहता है, वो अपनी इच्छा रखता है Mn+3+2 में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? D5 होती है, और जबकि Mn3+ की क्या होती है? D4 होती है। तो Mn2+ मुझे कैसा मिल रहा है? हाफ फील्ड मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगा? भागे भागे दौड़ेगा। इसलिए क्या आ रही है इसकी वैल्यू बेटा? पॉजिटिव आ रही है। समझे इस चीज को? बोलो। यस मैम। इसमें देखो Fe3+ जब एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मतलब ये इच्छा नहीं रखता, ये नहीं चाहता कि मैं Fe2+ में कन्वर्ट हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 है, इसकी D6 है। वो भैया अपने D5 में बहुत राजी खुशी है, हाफ फील्ड है, वो क्यों जाएगा D6 में? पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा उसको, D6 में जाएगा वो। इसलिए क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव लिखा हुआ है। तो आप ऐसे मत घबराओ, आपको पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर लिख के देगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव। आपको सिर्फ ये चेक करना है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वही जाना चाहेगा, वही रिड्यूस होना चाहेगा, अदरवाइज नहीं होना चाहेगा। एक्सप्लेनेशन कैसे बताओगे? सिंपल है, किसी में हाफ फील्ड हो रहा है, किसी में फुल्ली फील्ड हो रहा है, किसी में D0 कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखेंगे बच्चे। एक मिनट, मुझे और पेज चाहिए होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एक सेकेंड, कहाँ गया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज्यादा भैया स्टेबल होते हैं D10 वाले, फिर D5 वाले, और लास्ट में होते हैं D0 वाले। ठीक है, कर लेंगे? यस मैम। ठीक है, ओके। यस मैम। पूछा ये बच्चे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल सिखाई थी ना मैंने परसों, कैसे निकालते हैं वैसे पता चलेगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है मैम जी वो तो आती है। हाँ, बस उसी से ही पता चलेगा कि इसमें D4 है, इसमें D5 है। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक चीज ये लिखो कि जो आपका एक सेकेंड, जो आपका क्रोमियम 2+ है ना, एक बार वो दोबारा टाइप करोगे बच्चे, पूजा मैं भूल गई। क्रोमियम जो 2+ होता है बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों होता है? देखो समझो इस चीज को। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज। तो बच्चे जो क्रोमियम 2+ है ना, जब वो क्रोमियम 3+ में होगा, चेंज वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? देखो इधर,
क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं आपको CFT के अकॉर्डिंग बताऊं तो क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है D3। तो अगर आप इसको इसमें लिखो T2G और EG में, तो क्या होगा बच्चे, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और EG खाली होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या, T2G हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, देख पा रहे हो, जिसकी वजह से जो है क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फटाफट से भागना चाहेगा क्रोमियम 3+ में, क्योंकि इसमें क्या है T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, हाफ फिल्ड है, जबकि क्रोमियम 2+ में क्या था बच्चे, D4 था, एक इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा, मतलब सिमेट्रिकली वो नहीं है स्टेबल। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे क्या? ओके। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक और लिख सकते हो कि जो आपके Mn3+ है और जो कोबाल्ट 3+ है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, लिखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। और तुम्हें पता है अगर Mn3+ अपने आप को रिड्यूस करेगा Mn2+ में, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी बच्चे, D5 होगी, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई थिंक पूजा मैंने तुम्हारा आंसर दे दिया है। और Mn3+ और कोबाल्ट 3 भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जब ये खुद को रिड्यूस करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है जी, इसको ध्यान रखोगे। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, तो हम कोई भी बात नहीं छोड़ सकते एनसीईआरटी वाली। ठीक है, कर लोगे क्या? बोलो, मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक देख लो अच्छे से। हाँ मैम, कर ले। ठीक है, हाँ मैम। ओके। अच्छा, एक बार मुझे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा? ओ सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा क्या कोई? 3d2, एक सेकेंड, 4s2 3d2, यही होगा? 3D2, यस मैम। 4s2 3d2, Yes, ma'am. ठीक है, ओके ओके, बस यही पूछना चाह रही थी। ठीक है, ओके। 3D3 नहीं होगा? स्कैंडियम, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, 3 होगा। हाँ, तभी मैं सोचू कुछ गड़बड़ है। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि वेनेडियम 2+, ध्यान से सुनना, देखो ये ना छोटे छोटे पॉइंट है, जो वेनेडियम 2+ है वो भी क्या है, मैं बोल सकती हूँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं V2+ की बात करूं बच्चे, तो वो क्या होगा, 4s0 3d3. ओके, ठीक है। नहीं एक्चुअली ना, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ, बस ऐसे ही याद रखना बच्चे, जो V2+ होता है ना, वो स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो D3 होती है। सेम बिल्कुल ये वाला रीजन आ जाएगा कि जो T2G में होते हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फील्ड की वजह से V2+ स्टेबल होता है। एक्चुअली ना, मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, एनसीईआरटी में ना इसमें थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, जैसे हमने सीखा है ना उससे अपोजिट दे रखा है। तो वैसे तो वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया बाय चांस, तो तुम्हें वो एनसीईआरटी वाला ही रटना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा वो नहीं कह रही थी, इसको करो, इसको बस इतना ध्यान रखो कि वेनेडियम 2+ वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और D3 का मतलब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वो हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, और ज्यादा माइंड में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, सारा ही भूल जाओगे अदरवाइज। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, फटाफट से ना रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। करें क्या स्टार्ट, बताओ, करें? Yes, ma'am. यस मैम। चलो देखो, Yes, फटाफट ma'am. से करते हैं, एक बार मैं फिर देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया ना। एक सेकंड, वेनेडियम 2+, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले है 10 मिनट में फटाक से करेंगे। ठीक है,
देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ओ सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा था ट्रांजिशन मेटल जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन क्या बताया था, क्योंकि जो आपके 3d और 4s ऑर्बिटल में जो डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, वो कम होता है। या सिंपल आप बोल दो n-1d और ns ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं और दोनों ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कहा था सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, लेकिन स्कैंडियम को छोड़ के, क्योंकि स्कैंडियम +3 में भैया D0 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है D1 से, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये बताया था, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8 तक शो करता है। उसके बाद मैंने बोला था टिटेनियम 4 वाली ज्यादा स्टेबल है, सेम रीजन की D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। जबकि और मैंने क्या बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक एक यूनिट से डिफर कर रही है, जबकि इन केस ऑफ पी ब्लॉक 2-2 यूनिट से डिफर करता है ना। और मैंने इसमें क्या बोला, ये देखा गया कि जो आपके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे मोलिबेल्डियम और टंगस्टन के केस में 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ध्यान रखना, बहुत काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर कोई एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। रीजन कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है बच्चे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करता है, ज्यादा स्टेबलाइज करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। रीजन क्योंकि उसमें एबिलिटी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये टेट्राहेड्रल होता है। उसके बाद बच्चे ये आपको ध्यान रखना है, जो कॉपर +1 के कंपाउंड्स है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देते हैं। और कॉपर 2+ के हैलाइड्स होते हैं, मतलब हमें उनके बारे में पता होता है, लेकिन आयोडाइड एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि भैया आई नेगेटिव जो है I2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे हमने क्या देखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कि कॉपर वाला ना एक लौता ऐसा केस था जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं कर रहा। लेकिन जो ये सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल, वो सारे के सारे क्या करेंगे, H2 गैस लिबरेट करेंगे। और मैंने ये बोला जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब वो इच्छा नहीं रखता मेटल में कन्वर्ट होने के लिए, Mn2+ Mn में नहीं जाना चाहता, जिंक 2+ जिंक में नहीं जाना चाहता। रीजन क्योंकि Mn2+ की ऑलरेडी D5 है, Zn2+ की ऑलरेडी D10 है, ठीक है। फिर हमने देखा 3+ वाले क्या जाना चाहेंगे 2+ में, डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। अगर नेगेटिव है तो भैया नहीं जाना चाहेगा, पॉजिटिव है तो जाना चाहेगा, क्योंकि Mn2+ भैया D5 में है, जाना चाहेगा, ठीक है। Fe2+ में ये नहीं जाना चाहेगा क्योंकि Fe3+ ऑलरेडी क्या है बच्चे, D5 है, हाफ फिल्ड है, वो नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे क्रोमियम 2+ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि वो क्रोमियम 3+ में स्टेबल होता है। रीजन क्योंकि हमने CFT में देखा था कि D3 का मतलब ये हुआ कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फिल्ड है T2G, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। Mn3+ और कोबाल्ट 3+, ये देखा गया इनकी E0 वैल्यू से कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जब खुद को रिड्यूस करेंगे उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। और ये वेनेडियम 2+ वाला स्टेबल होगा D3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्लियर हो गया। उसके बाद एक बार ये निकाल लेते हैं बच्चे फटाफट से, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। M2+ का एटॉमिक नंबर है 27। तो एटॉमिक नंबर 27 बच्चे किसका होता है, बताएगा कोई बताएगा बच्चे? मैम निकल। अरे नहीं बेटा, कोबाल्ट। यस मैम, हाँ ठीक है, तो क्या होगा, आर्गन 18 4s2 3d7। अब इसने क्या कहा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यानी कि कोबाल्ट में से 2 निकालोगे तो मतलब क्या हुआ 3d7। और 3d7 में देख लो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड है बच्चे। तो 3 अनपेयर्ड है तो म्यू कितना आएगा 3.8 बोहर मैग्नेट, 3.8 2.8 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्या हो गया, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं
तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम हो रहा है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, कलर के पीछे रीजन क्या था कि भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आएगा। और मैंने कहा था एक कॉपर का याद रख लेना ब्लू कलर होता है, टिटेनियम का याद रख लेना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कलर होता है, Mn2+ का और कोबाल्ट 2+ का। ठीक है, यस मैम। ये वाले सारे क्या है बेटा कलरलेस हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भैया डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, या तो फुल्ली फिल्ड है या भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं बच्चे जिनका कलर आता है, हालांकि इनके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन क्योंकि हमें पता है लिगेंड होता है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा उसमें, इसको बोलते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है। तो ध्यान रखना, कलर याद रहेगा तो भी ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। वैसे तो इसका याद रख लो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जब हम पोटेशियम परमैग्नेट और डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज करेंगे ना, बार बार आएगा कलर का, तो ध्यान रख लेना इनका येलो होता है, डीप पर्पल होता है, क्यों होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ये ध्यान रखोगे भैया लैटिस में छोटी छोटी जगह आके छुप जाते हैं स्मॉल साइज के एटम, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन नहीं करते और मेटलिक कंडक्टिविटी रिटेन रहती है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मटेरियल होते हैं, मतलब इक्वल नहीं होते, रेशियो में इक्वल नहीं होते। कैटालिटिक में मैंने बोला बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे वेनेडियम, निकल, आयरन। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह ही क्यों बिहेव करते हैं, सबसे अच्छा रीजन, सबसे जो बढ़िया रीजन है जो आप दोगे अगर पेपर में आया कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है अपने ऊपर अलग अलग मेटल से कंबाइन करता है, अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है क्या करते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके कैटालिटिक सरफेस को छोड़ के चलते बनते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद ये रिएक्शन याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है। एलओए में बस ये ध्यान रखना जो मेटल और नॉन मेटल जो आपस में कंबाइन होते हैं उनकी रेडियाई में 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ब्रास कॉपर प्लस जिंक का बना होता है, ब्रोंज कॉपर प्लस टिन का होता है, गन मेटल बोल दो, बेल मेटल बोल दो, वो कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन का होता है। दैट्स इट, ये हो गई आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे लर्न करना है। ठीक है जी, पल्ले पड़ा कुछ मैम सभी कुछ पड़ेगा। देखो ये कैटालिटिक एलओए वाला इंटरस्टिशियल मैम। वाला तो ये तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, और इससे सच्ची बताओ क्वेश्चन भी नहीं यस आते, मैम। लेकिन कई बार आ जाता है तो हम फिर गलत क्यों करवा के आए, है ना। तो जितना है उतना ही याद करना है, बाकी और कुछ भी नहीं। जो समझने वाला था वो हमने समझा। मेन आपका फोकस रहना चाहिए जो आज के लेक्चर में मैंने करवाया, कलर पे और मैग्नेटिक मूवमेंट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे और और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ठीक है,